स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। मैं हूं आपका होस्ट डी के मिश्रा और आज है 17 जून दिन बुधवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है, स्वीडिश थिंक टैंक ने सिप्री ईयर बुक 2020 लॉन्च करी है। देखिए मैं आपको बता दूं, सिप्री एक ऐसा थिंक टैंक है जो कि या स्वीडन द्वारा ऑलरेडी क्रियान्वित किया जा रहा और पूरा सिप्री डेटा रखता है कि किस देश के पास कितना हथियार है, किस तरीके से आयात हो रहा है, किस तरीके से निर्यात हो रहा है। तो उसी ने अभी हाल ही में सिप्री ईयर बुक 2020 लॉन्च करी है। तो ईयर बुक में कुछ तथ्य भारत और पड़ोसी देशों संबंधित हैं, तो वो सामने आपके मेंशन है। जैसे क्या है कि भारत और चीन ने 2019 की तुलना में अपने परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि की है, यानी कि परमाणु संबंधी जो मसले हैं उनके केंद्रों में क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। और भारत की तुलना में चीन और पाकिस्तान के में अधिक परमाणु वारहेड हैं या परमाणु शस्त्रागार हैं, ठीक है, या कह सकते हैं युद्ध क्षेत्र में सक्रिय परमाणु जो आपके शस्त्रागार हैं वो ज़्यादा हैं। जैसा कितने हैं, तो भारत के पास अगर मैं बात करूं तो 150 परमाणु वारहेड हैं, चाइना के पास 290 और पाकिस्तान के पास लगभग, एक्यूरेट अभी नंबर नहीं है, पाकिस्तान के पास लगभग 150 से 160 परमाणु हेड वारहेड नंबर हैं। यानी कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत से अधिक वारहेड नंबर दोनों देशों के पास हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कल 16 जून के समय में रात्रिकाल में जिस तरीके से हमला हुआ उसमें हमारे 20 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं और उधर से भी 43 जवान शहीद हुए हैं चाइना के। तो ये अभी बाद में विवाद बढ़ता चला जा रहा है। खैर, आई होप थोड़ा सा शांति बहाली हो इन सारे मसलों के ऊपर। तो आपको याद रखना है कि सिप्री कहाँ से जारी होती है। सिप्री नामक जो रिपोर्ट होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि बात करता है पीस स्थापना के ऊपर, यानी कि शांति स्थापना के ऊपर। अब आपको मैं सिप्री की बात कई बार पढ़ा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, तो आई होप आप मुझे ये बताइएगा कि सिप्री की स्थापना कब हुई थी। तो ये आप मुझे जरूर बताइएगा, सिप्री की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इतना बताइएगा मुझे। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर 22 जून 2020 को अपने रूसी और चीनी समकक्षों के साथ एक संयुक्त आभासी सम्मेलन आयोजित करेंगे। तो क्या होगा इस संयुक्त आभासी सम्मेलन में? आभासी का मतलब वर्चुअल समिट, ठीक है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आधारित होगी। अब इसमें बात क्या होगी, रूसी और चाइनी और इंडिया समकक्ष यानी विदेश मंत्रियों के बीच में होगा क्या? ये अपनी सीमा विवाद के जो मसले चल रहे हैं उनके ऊपर, चाहे वो कोविड-19 के विषय हो उनके ऊपर, या क्षेत्रीय विस्तार की बात हो उनके ऊपर, या फिर अपने व्यापार व्यवस्थित चीज़ों के लेकर के सारी बातें एक साथ बैठ करके तीनों देशों के विदेश मंत्री करेंगे। तो ये एक तरीके की संयुक्त आभासी सम्मेलन होगा। मैं फिर बता दूं, ये एक वर्चुअल सम्मेलन है जो कि 22 जून 2020 को आयोजित किया जाएगा। मेरा मेन मोटो ये था आपको बताना कि कौन कौन से देश इस विदेश मंत्री में शामिल हैं और किन किन मुद्दों पर बात होगी। तो भारत के विदेश मंत्री भी इसमें भाग लेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एनर्जी इंडिया एक्सचेंज ने पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, यानी कि अब गैस को बाकायदा ट्रेड कर पाएंगे, इसलिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्लेटफॉर्म का जो उद्घाटन किया है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे वर्तमान में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अगर आपको याद हो, अविदित रहे आपको, कि अभी हाल ही में एक गैस लीक कांड बड़ा चर्चित रहा है। एक तो आपका वाईजेक में रहा, ठीक है, वाईजेक के बारे में आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा होगा। और अभी रिसेंट में वही करीब 27 मई के आसपास से गैस रिसाव शुरू हुआ है असम के तिनसुकिया के इंडियन गैस ऑयल, जो इंडियन गैस प्लांट है तिनसुकिया जिले में असम के, वहाँ पर वर्तमान में गैस रिसाव काम चालू है। इस वजह से सिंगापुर की बाकायदा टीम काम कर रही है, लेकिन फिर भी नियंत्रण अभी वर्तमान में नहीं हो पाया है। बाकायदा मैंने उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तिनसुकिया के जो वीडियो, जो वर्तमान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान को खतरा है, किन किन क्षेत्रों को खतरा है, कितना क्या है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मेंशन मिल जाएंगी। तो मैं नीचे आपको लिंक यहाँ पे कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट लॉन्च किया है। कैप्टन अर्जुन का जो पूरा फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो अर्जुन का ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस, इसका फुल फॉर्म रहेगा यूज टू बी नाइस। खैर, रोबोट जो कैप्टन अर्जुन होगा वो काम क्या करेगा, जो स्क्रीनिंग है और निगरानी प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन करके और तेज, यानी कि कह सकता हूँ प्रोसेस को और तेज करके काम करेगा ये जो रोबोट होगा अर्जुन, ठीक है। यानी कि जैसे किस तरीके से स्क्रीनिंग होती है, जो थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है वर्तमान में रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर। हालांकि अभी सेंट्रल रेलवे, मैं बता दूं आपको, ये सेंट्रल रेलवे का प्रोजेक्ट एक है, ठीक है, सेंट्रल रेलवे का एक प्रोजेक्ट है। और सेंट्रल रेलवे का मैं इतनी आपसे उम्मीद करूंगा कि सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है,
तो ये आप मुझे जरूर बताइएगा, समझ लीजिए आपका ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये जरूर मुझे आप बताइएगा। तो ये अर्जुन, जो कैप्टन अर्जुन है, वो क्या काम करेगा, स्क्रीनिंग और निगरानी प्रक्रिया को थोड़ा सा तेज करके काम करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए है कि पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने हाल ही में महानदी के पानी में डूबा एक 500 साल मंदिर पुराना पुराना मंदिर खोज निकाला है। देखिए 500 साल पुराना मंदिर है, तो उसके बारे में जाहिर सी बात चर्चा की विषय है। महानदी में डूबा था। महानदी को भी मार्ग बदलने के कारण बड़ा चर्चित रहती है, नदी की मार्ग बहुत जल्दी बदल लेती है महानदी भी। बाढ़ के कारण 150 साल पहले मार्ग को बदलने के लिए 150 साल जब बाढ़ आई तो महानदी ने मार्ग बदल लिया, और पद्मावती गांव में इस मंदिर को क्या हुआ, डुबो दिया था इस मंदिर को। इस क्षेत्र में लगभग 22 से अधिक गांव हैं जो महानदी के पानी में डूबे हुए हैं। इसी पद्मावती गांव के आसपास में गोपीनाथ देवा मंदिर दिखाई दे रहा था। जो ये मंदिर है गोपीनाथ देवा मंदिर है, लेकिन इसे कहा कुछ और जाता है, इसे कहा जाता है मस्तका, ठीक है, क्योंकि यह सबसे ऊंचा है। बता दूं आपको, ये मस्तका कहा जाता है, लेकिन नाम है गोपीनाथ देवा मंदिर। मस्तका 11 साल पहले और दिखाई दिया था जब पानी का स्तर कम हो गया था, और आई होप इस बार भी पानी का स्तर कम हुआ होगा, तभी वो दिखाई भी दिया होगा, ठीक है, महानदी में। मस्तका की जब खोज हुई है, वो जब भारतीय राष्ट्रीय न्यास कला और सांस्कृतिक विरासत की पुरातात्विक टीम महानदी किनारे स्मारकों और दस्तावेजीकरण कर रही थी, यानी कि जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं महानदी के किनारे किनारे, उनके ऊपर जब काम हो रहा था, तभी ये मस्तका मंदिर भी सामने आया। इसका मूल नाम है गोपीनाथ देवा मंदिर, जो लगभग 150 साल पहले बाढ़ में डूब गया था, और निर्मित जो कह सकता हूँ जो निर्माण हुआ वो लगभग 500 साल पुराना है, ठीक है। पद्मावती गांव के क्षेत्र में पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। महानदी की बात करूँ तो महानदी बेसिकली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है मेन रूप से, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा महानदी के बारे में। महानदी पर डैम कौन सा बना हुआ है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न यहाँ से समझ लीजिएगा कि महानदी पर बहुत ही विख्यात डैम है, कौन सा बना हुआ है, ठीक है। चलिए बताइएगा मुझे। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली प्रथम पर्यवेक्षक सिख यानी कि पहली सिख के रूप में कौन है, अनमोल नारंग ने इतिहास रच दिया है। देखिए खुशी थोड़ी सी इतनी होती है अनमोल नारंग को लेकर के पढ़ करके कि इनका मूल जो है वो भारतीय है। बेसिकली इनका कोई संबंध भारत से नहीं है, क्योंकि इनका जो पालन पोषण हुआ है वो भी जॉर्जिया के रोजवेल में हुआ है, ठीक है। हालांकि वे 1100 कैडेट में से एक हैं जो कि न्यूयॉर्क के प्रीमियम संस्थान की कैंपस 2 में सेकेंड लेफ्टिनेंट रैंक के साथ उन्होंने स्नातक पूरा किया। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये बन जाता है कि भी हाल ही में न्यूयॉर्क के प्रीमियम संस्थान से कैंपस में सेकेंड लेफ्टिनेंट रैंक के साथ कौन स्नातक किया है, किस भारतीय मूल की कन्या ने किया है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। या प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में कौन है, तो अनमोल नारंग ने इसमें इतिहास रच दिया है स्नातक करके, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अंतिम प्रश्न आप सबके लिए सामने है कि उत्तराखंड के लोक गायक, ये लोक गायक का मतलब वो होता है जो क्षेत्रीय भाषाओं में गीत को गाते हैं, उन्हें कहते हैं लोक गायक। और हीरा सिंह राणा जी का क्या हो गया है, निधन हो गया। अगर इनके जन्म की बात करूं तो 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दंडोली गांव में इनका जन्म हुआ 1942 में। इसके अलावा इन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी, जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। देखिए मैं मेन रूप से बता दूं, गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी जो ये हैं, ये सारी क्षेत्रीय कह सकते हैं भाषाएं हैं जो उत्तराखंड में बड़ा मूल रूप से बोली जाती हैं। और उत्तराखंड के बारे में आपको भी बता दूं, अभी आपके सामने एक प्रश्न बड़ा चर्चा में रहा था कि उत्तराखंड की अब 2 नई राजधानियाँ हो गई हैं। आपने सबने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हो गई हैं। तो आप सब, एक तो देहरादून है, दूसरी नई राजधानी कौन बनी है, तो ये मुझे आप जरूर बताइएगा कि उत्तराखंड की नई राजधानी कौन सी बनी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं, और बेबी रानी मौर्य वर्तमान में यहाँ की गवर्नर हैं। मूल संबंध उनका उत्तर प्रदेश से है। खैर वो वर्तमान में गवर्नर हैं कहाँ की, उत्तराखंड की, ठीक है। उत्तराखंड में अभी हाल ही में आप लोगों ने काला पानी जैसी व्यवस्थाओं के ऊपर विवाद देखा नेपाल के साथ में, काला पानी क्षेत्र के ऊपर। तो ये था आज का करंट सेशन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें बेहतर वीडियो के लिए हमारे साथ। नमस्कार।